मेरा नाम उर्मी है। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा था। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया था। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था, तो फिर मेरे साथ ये सब करने वाला कौन था? आज भी मैं अपनी परेशानी से सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसी समय मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया और वो कहने लगे कि बेटा कहाँ हो तुम्हें? कब से हम फ़ोन कर रहे हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने कहा पापा मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मैंने उसे ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। आप लोग क्यों परेशान हैं? आपको पता है ना कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है और यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है। आप बार बार अपनी बेटी के लिए छोटी से छोटी बातों पर परेशान होते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? मेरे मम्मी पापा को मेरी फिक्र इसलिए सताती रहती थी क्योंकि उन्होंने मुझे संजान शहर में अकेले पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। पिछले साल मैं यहाँ अपने गांव से शहर यूपीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई थी। हम 4 भाई बहन थे। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई थे और अपनी छोटी बहन से मैं बड़ी थी। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि वो अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन न तो हमारे गांव के हालात ऐसे थे कि वहाँ न तो कोई भी अच्छा स्कूल होता और ना ही कभी हमारे गांव के लोग ऐसे थे जो ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देते। हमारे गांव के लोगों की जिंदगी बड़ी ही साधारण थी, जो साधारणता से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके लिए 2 वक्त की रोटी ही उनकी जिंदगी जीने का मकसद था। मेरे खुद के भाई बहन भी शिक्षा हासिल करना चाहते थे। सिर्फ मेरे पिताजी को शौक था कि उनके बच्चे पढ़े लिखे कामयाब बने, ताकि हम इस गांव की मामूली सी जिंदगी से बाहर निकलकर शहर जाकर वहां बड़ा सा घर बनाएं और वहां अपनी जिंदगी गुजारे। मेरे पापा का शौक था कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, उनके बच्चों का नाम हो, उनके बच्चे इतने काबिल बन जाए कि मेरे पिता जब रास्ते से गुजरे तो लोग मेरे पिता की तारीफ करें और कहे कि इनका ही बेटा या बेटी है जो आज इतनी ज्यादा कामयाब है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी दोनों भाइयों ने पढ़ने से इनकार कर दिया। मेरी छोटी बहन तो अभी स्कूल जाती है, मगर वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन उसे भी पढ़ाई में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी मैंने ही ली थी। पिताजी सबसे ज्यादा प्यार भी मुझसे ही करते थे, इसलिए मैं वो हर काम करती थी जो मेरे पिताजी को पसंद होता था। पड़ोस के गांव में जाकर मैंने सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे पापा की इतनी कमाई नहीं थी कि वो मुझे शहर में पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती रही। वहाँ हर साल में फर्स्ट आई थी। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि पूरे स्कूल में मेरी बहुत तारीफ होती थी और मैं अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आती थी। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स यही कहते थे कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। मैं चाहती भी यही थी कि मैं हमेशा आगे तक जाऊं, अपने पिता का सपना पूरा करूं और किसी काबिल बनूं। बेटियां किसी से कम नहीं होती। ये बात मैं लोगों को समझाना चाहती थी क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों पर बड़ी ही सख्ती की जाती थी। कुछ समय के बाद पता चला कि हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर जो दूसरा गांव है, उसमें एक प्राइवेट स्कूल खुला है। ये बात सुनते ही मैंने पिताजी से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मैं अब इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। मेरे पिताजी ने पढ़ाई के प्रति मेरा लगाव देखकर जैसे तैसे मेरा एडमिशन उस प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। पिताजी को उसकी फीस भरना भारी पड़ रहा था क्योंकि वह उस गांव का इकलौता ऐसा स्कूल था जो प्राइवेट था। ज्यादातर वहां पर उस गांव के और उसके आसपास के गांव के अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी के लिए मेरी पढ़ाई का बोझ उठाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे दोनों भाई ज्यादा काम नहीं करते थे, ज्यादातर आवारागर्दी में ही लगे रहते थे। इसीलिए पिताजी को उनसे किसी भी तरह की कमाई की कोई उम्मीद नहीं थी। पिताजी ने हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो भी कोई काम धंधा कर लिया करें। उन्होंने उन पर सख्ती भी बहुत की थी, लेकिन दोनों ही भाई गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ मिलकर काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। मेरी माँ भी मुझसे कहती थी कि बेटा तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी के बाद तो तुम्हें घर ही संभालना है। मैं अपनी पतली सी नाक को सिकोड़ते हुए कहती कि मुझे नहीं जाना, किसी के घर मुझे शादी नहीं करनी, मैं बस पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहती हूँ और ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। सुना है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है। मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी अपने बेटों से जो उम्मीद लगाई, उनकी वो उम्मीद मैं पूरी करके दिखाऊंगी।
मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दिलवाने में पूरा सपोर्ट किया था और बड़ी ही मेहनत की थी। जैसे तैसे मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था। मैं हर तरह से काबिल थी, लेकिन अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था और हमारे गांव में क्या, बल्कि आसपास के भी किसी गांव में कॉलेज बना हुआ नहीं था। हमारे गांव में 15% लड़कियां ऐसी थीं जो कॉलेज न होने की वजह से इंटर जैसे तैसे कंप्लीट करने के बाद अपने घर में ही बैठी हुई थीं। हमारे गांव में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और जो लड़कियां शिक्षा हासिल करना चाहती थीं, उन लड़कियों के माता पिता ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दिया करते थे, ये कहकर कि पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बेटियों का भी अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ये बेटियां ही तो है जो अपने देश का नाम ऊंचा करती है। अब मेरी पढ़ाई इंटर तक तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पिताजी से जिद की कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरी इज्जत पर मेरे भैया ने कहा कि पापा, ये आपका समय इसी तरह से खराब करती रहेंगी। आप आखिर कब तक अपने पैसे इस पर बर्बाद करते रहोगे? पहले भी आप इसकी पढ़ाई में काफी पैसा बर्बाद कर चुके हो। पिताजी ने उसी समय भैया को डांट दिया और कहने लगे कि तुम तो इस काबिल हो नहीं कि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाओ, कोई अच्छी नौकरी ही कर लो। मुझे अपनी बेटी से उम्मीद है। मेरी बेटी अगर शिक्षा हासिल करना चाहती है, अगर उस पर अभी पैसे खर्च हो भी रहे हैं तो क्या हुआ, बाद में वो नौकरी कर लेगी और सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा। भैया उस समय बहुत शर्मिंदा हुए थे और फिर उस दिन के बाद से ही किसी की भी कोई हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरे बारे में कुछ भी कह सके। मैं हमेशा अपनी छोटी बहन मंजू को भी यही समझाती रहती थी कि शिक्षा हमारे बहुत काम आएगी, लेकिन मेरी बहन मंद बुद्धि थी। गांव की चुलबुल लड़कियों के साथ खेल खेल कर उसने पढ़ाई से अपना ध्यान हटा लिया था। पिताजी मेरे लिए परेशान हो रहे थे। शहर जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। ज्यादा पैसा भी खर्च होना था और मैं रोज वहां से आना जाना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा गांव शहर से पूरे 240 किलोमीटर अंदर था। फिर पिताजी को एक रास्ता नजर आया। पिताजी ने इस बारे में मेरे मामा जी से बात की, जो कि शहर में ही रहते थे। उनके घरेलू मामलात भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि वो मामा जी से कोई भी मदद ले। मेरे मामा जी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन माँ की कई सालों पहले मामा जी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो अपने भाई के यहाँ आती जाती भी नहीं थी। मेरे 3 मामा जी थे और तीनों ही मामा अलग अलग शहर में रहते थे। 2 बड़े मामाओं का परिवार काफी बड़ा था। छोटे मामा जी के पास कोई बच्चा नहीं था और हमारे लिए गांव से शहर जाना भी कोई मामूली बात नहीं थी। काफी सारा पैसा तो किराए में ही खर्च हो जाता था, लेकिन अब मेरी पढ़ाई का बंदोबस्त करने के लिए पिताजी को छोटे मामा जी की ही मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने इस मामले में माँ की एक न सुनी और छोटे मामा जी को फोन कर दिया। मेरे मामा जी का नाम राजेश था। राजेश मामा जी हम सबसे बहुत प्यार करते थे, मगर चलती हुई नाराजगी की वजह से वो हमसे ज्यादा केनाटैक्ट भी नहीं करते थे। लेकिन अब पिताजी ने राजेश मामा जी से फोन पर बात की थी और उनको सब कुछ बता दिया था। मामा जी कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भांजी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आएगी। दरअसल बात ये थी कि मेरे पिताजी मेरा कॉलेज में एडमिशन जैसे तैसे करवा तो देते, लेकिन उनको फिक्र इस बात की हो रही थी कि उनकी बेटी शहर जाकर अगर पढ़ाई करेगी तो कहाँ रहेंगी। उन्हें ये नहीं पता था कि शहर में हॉस्टल्स होते हैं, लड़कियां वहाँ भी रह सकती हैं। मैंने ये बात जब पिताजी को बताई तो वो कहने लगे कि नहीं बेटा, पता नहीं हॉस्टल कैसे होते होंगे, वहाँ कैसे लोग रहते होंगे, मैं अनजान लोगों के पास तुम्हें नहीं रहने दे सकता। तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा, बस तुम अपने मामा जी के यहाँ रहना और बाहर रहकर खूब पढ़ाई करना। मेरे मामा जी दिल के भी बहुत अच्छे थे। मामी मिजाज की थोड़ी कड़वी थी। ऊपर वाले ने उनकी गोद में औलाद नहीं दी थी, इसलिए उनको औलाद की बेहद कमी महसूस होती थी। मामा जी ने कह दिया था कि उर्मी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब से उर्मी हमारी जिम्मेदारी है, बस आप उसे यहाँ शहर तक लेकर आ जाइए, मैं खुद उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ अभी भी अपने भाई से नाराज़ थी। उन्होंने तो मामा जी से कोई बात तक नहीं की थी, लेकिन जो भी बातचीत थी और जो कुछ भी करना था वो सब मेरे पिताजी ही कर रहे थे। मैंने शहर जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। मुझे ही अपने भाई बहन की और अपने घर की बहुत याद आने वाली थी।
मैं अपने माता पिता से लिपट कर भी बहुत रोई थी। माँ मुझे शहर अकेले नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि शहर जाकर पढ़ाई करने में उनकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग भी मेरे साथ शहर के बड़े घर में रहोगे और हम इस गांव को और अपने इस छोटे से घर को छोड़ देंगे, बल्कि शहर के किसी बड़े से महल जैसे घर में रहेंगे। मेरी माँ इन बातों से तो बहुत खुश होती थी, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं डर रहता था कि शहर की भीड़भाड़ में उनकी बेटी खो ना जाए। मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपकी बेटी बहुत साहसी है, लेकिन माता पिता तो जब अपनी औलाद से दूर होते हैं तो उसकी परवाह करते ही है। मैंने जल्द से जल्द पैकिंग कर ली थी और बस मुझे शहर जाने की रट लगी हुई थी। पिताजी भी हंसते थे कि तुम्हें शहर जाकर हमारी याद आएगी भी या नहीं। अभी तो तुम्हें शहर जाने की बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन वहां जाने के बाद तुम हमें बहुत याद करोगी और हमें याद करके रोओगी। मैं उनसे कहती कि मैं सच में आप सब लोगों को बहुत याद करने वाली हूँ। मेरे दोनों भाई और छोटी बहन भी मुझसे लिपट कर बहुत रोए थे और उन्होंने भी कहा था कि हम आपको बहुत याद करेंगे। मेरे घर पर एक छोटा सेल फोन था। मैंने सोच लिया था कि जब मैं मामा जी के घर जाऊंगी तो मामा जी के फ़ोन से अपने घर वालों से बात कर लिया करूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश हम इतने अमीर होते, मेरे पास कोई गाड़ी होती तो मैं रोज़ आना जाना कर लेती या फिर हफ्ते में एक बार। लेकिन गाड़ी लेने के लिए और बड़ा सा घर खरीदने के लिए ही तो मुझे अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। मामा जी से पिताजी की सारी बात हो गई थी। 3 दिन बाद मैं अपने घर वालों से विदा होकर पिताजी के साथ शहर मामा जी के घर आ गई थी। मेरे यहाँ आने पर मामा जी तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन मामी जी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। मेरे पिताजी को भी उनका बिगड़ा हुआ बर्ताव दिख रहा था, लेकिन मेरे सपने की वजह से उन्होंने मामी जी से कुछ नहीं कहा था। वो जानते थे कि जब हमें किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो उसकी कमियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। पिताजी ने मुझे समझाया था कि बेटा, यहाँ अपनी मामी जी से मत उलझना और जितना हो सके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। मैंने पिताजी को भरोसा दिलाया था कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। अगले ही दिन मामा जी ने मेरा एडमिशन अपने ही शहर के अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। पिताजी ने मामा जी को मेरे एडमिशन के पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि वो गांव से इतनी रकम रखकर लाए थे जितनी उनके पास थी, और जितने पैसे पिताजी रखकर लाए थे उतने पैसों में मेरा एडमिशन हो गया था। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं होते थे। मेरी माँ के पास काफ़ी सारा जेवर था। कुछ जेवर मेरी नानी ने उनको दिया था और कुछ जेवर मेरी दादी ने। मेरी दादी जब इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी तब अपना भी जेवर उन्होंने अपनी बहू को दे दिया था। इस बार मेरे एडमिशन के लिए अच्छी खासी रकम का बंदोबस्त होना था। पिताजी ने माँ की 2 सोने की अंगूठियां बेच दी थीं। जिससे मेरा एडमिशन शहर के कॉलेज में हो सका था। कुछ दिनों बाद ही मैंने कॉलेज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज बहुत अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ते थे। सबके कपड़े पहनने का अंदाज भी बहुत बदला हुआ था। मैं गांव की एक सिंपल लड़की थी जो शहर की रौनक से कई ज्यादा दूर थी, लेकिन अब मुझे अपने आप को शहर के माहौल में ढालना था। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। अभी मैं अपने कॉलेज में ज्यादा किसी को जानती भी नहीं थी, मगर मैंने सोच लिया था कि धीरे धीरे यहाँ रहूंगी तो यहाँ के लड़के लड़कियों से मेरी जान पहचान बढ़ जाएगी। यहाँ शहर में मेरे मामा की अपनी केमिकल्स की दुकान थी। मामा जी तो सारा दिन अपनी दुकान पर रहते थे। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती तो दोपहर के 3 बजे तक घर वापस आती थी। मामा जी ने कॉलेज से घर आने तक के लिए मुझे एक कैब लगवा दी थी, जो सुबह मुझे कॉलेज ले भी जाती थी और दोपहर तक छोड़ भी जाती थी। कैब का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मामा जी ने ली थी। हालांकि पिताजी ने उनसे मना भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी भांजी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मामा जी मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे थे वो सब मामी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो एक ही घर में रहते हुए मुझसे बात तक न करती थी। मैंने अपना सामान अलग कमरे में शिफ्ट कर लिया था। मामी जी को ऐसा लगता था जैसे मैंने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। वो चोरी चुपके मामा जी से लड़ती रहती थी और कहती थी कि तुम्हें उर्मी को यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी, ये हमारा घर है, कोई फ्री का हॉस्टल नहीं है। अरे
अगर उसे पढ़ ले लिखने का इतना ही शौक है तो किसी हॉस्टल में भी तो रह सकती थी ना। यहाँ उसे रहने की क्या जरूरत थी? मामा जी उनसे कहते थे कि धीमी आवाज में बात किया करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी भांजी कुछ भी सुन ले। तुम्हारी इसी बुरी आदत और तेज तर्रार जुबान की वजह से मेरी बहन यहाँ तक नहीं आती। अब उर्मी आ गई है तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च तो जीजा जी ही उठा रहे हैं। वो सिर्फ हमारे घर में रहती ही तो है, बेचारी किसी से कुछ कहती भी नहीं है। आधा दिन उसका कॉलेज में गुजर जाता है और बाकी का आधा दिन वो अपने कमरे में रहकर पढ़ाई ही करती रहती है। मामी जी कहने लगी, अगर वो हमारे घर में रहती भी है तो खाती भी हमारी है और कैब का खर्चा भी आपने ही उठाया है। क्या जरूरत थी उसके लिए कैब लगवाने की? खुद पैदल भी तो कॉलेज से आना जाना कर सकती थी, ना अपने गांव के गवार भांजी को। तुमने यहाँ बुलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे तो तुम्हारी बहन भी पसंद नहीं है। अपने आप को इतनी घमंडी बनती है और अब अपनी बेटी को हमारे यहाँ कैसे छोड़ा हुआ है। अब हम उसकी बेटी के सारे खर्चे उठाते रहे। मामी जी अब बोलने में कुछ ज्यादा ही हद पार कर रही थीं। मैं इस समय उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर मामा जी चौंक गए थे, लेकिन मामी लगातार बोल रही थीं। मामा जी ने उन्हें खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन मामी जी खामोश नहीं हुई तो मैंने कह दिया कि आप दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मामी जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। मामा जी कहने लगे, अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, नहीं मामा जी, मेरी वजह से मामी का मूड ऑफ हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मामी जी को मेरी वजह से परेशान होना पड़े। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश कर लेती हूँ या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की कोई व्यवस्था कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो मैं हॉस्टल का खर्चा कर लूंगी। मामा जी ने उसी समय मामी को डांट लगाई और कहने लगे कि देखो, तुम्हारी वजह से वो बेचारी यहाँ से जाने को तैयार हो गई है। मामी कहने लगी कि हाँ, तू चली जाए यहाँ से, मुझे वैसे भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। अब मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था क्योंकि मामी की बातें बहुत खराब थीं। मैं मामी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उनकी बातें सुनने की भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अभी मैं कॉलेज में नई थी, ज्यादा मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं थी जो मेरी कोई मदद कर सकता। लेकिन गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मैंने कॉलेज में काफी सारी लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। कुछ ऐसी भी लड़कियां थीं जो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थीं। मैंने उनसे हॉस्टल के खर्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि किस तरह से मेरा हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त हो सकता है। कॉलेज की ही एक लड़की ने मुझे एक जनरल स्टोर पर 2 घंटे की नौकरी के बारे में बताया था। उसने कहा कि अगर तुम वहां 2 घंटे नौकरी कर लोगी तो तुम्हें इतने पैसे तो मिल ही जाया करेंगे कि तुम अलग से हॉस्टल में अपना रूम रेंट पर ले सकोगी। मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो गई थी और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जनरल स्टोर की मालकिन एक महिला थी। इस अनजान शहर में मैं ज्यादा कुछ जानती तो नहीं थी, लेकिन मुझे हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त करना ही था। मैंने घर जाकर मामा जी को जब ये बात बताई तो मामा जी बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। अगर दीदी को इस बारे में पता चल गया तो वो और ज्यादा भड़क उठेगी। मगर मैं क्या करूं, मेरी पत्नी है ही ऐसी। मैंने कहा, मामा जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात अगर माँ पिताजी से होगी तो मैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मामा जी कहने लगे कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम भले ही हॉस्टल में जाकर रहने लगोगी लेकिन मैं वहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुमसे मिलने भी आया करूंगा और जिस जनरल स्टोर पर तुम काम करने जा रही हो वहाँ पर तुम आराम से काम कर सकती हो, क्योंकि उस औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरे दोस्त की भाभी है, अकेली औरत है। जनरल स्टोर पर शाम के समय ज्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ के लिए किसी हेल्पर गर्ल की जरूरत है। तुम आराम से वहाँ नौकरी कर सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मामा जी ने मेरा ये काम तो हल कर दिया था। अगले ही दिन से मैंने उस जनरल स्टोर पर जाना शुरू कर दिया था। दोपहर 3 बजे तक मैं कॉलेज से आ जाती थी। कपड़े चेंज करने के बाद मामी जी अगर मुझे खाना दे देती तो मैं खा लिया करती थी, और अगर उनका मूड खराब होता तो मैं भूखी ही जनरल स्टोर के लिए निकल आती थी। फिर वहाँ से शाम के छाया 7 बजे तक घर आती और उसके बाद पढ़ाई में बिजी हो जाती थी। मामा जी रात को घर आते तो मुझे अपने साथ खाने की टेबल पर बुला लिया करते थे। कुछ समय बाद ही मेरा हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त हो गया था।
मैं यहाँ से मामा जी का मोबाइल लेकर अपने घर वालों से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं बताया था कि मैं रहने के लिए हॉस्टल जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को उधर गांव में परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर उन लोगों को ये बात पता चल जाती तो वो लोग मेरे लिए बेचैन हो जाते और फिर शायद मुझे यहाँ पढ़ने की परमिशन ना देते। मुझे अपना सपना पूरा करना था तो इन सारी परेशानियों का सामना तो करना ही था। मैंने अपने रोज का स्केड्यूल यही बना लिया था। कुछ समय के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी तो मामी जी का मूड थोड़ा बेहतर हुआ था, लेकिन मामा जी अभी भी मेरी तरफ से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने खुद ही मेरा सामान हॉस्टल में सेट करवाया था। इधर कॉलेज में भी काफ़ी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई थी। एक बड़ा सा रूम था जिसमें लगभग 7 लड़कियां थीं। हम सारी ही लड़कियां वो रूम शेयर कर रही थीं। रूम का चार्ज भी मैं ही जनरल स्टोर पर नौकरी करने के बाद में दे रही थी। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मेरी बात मेरे माता पिता और बहन भाई से नहीं हुई थी। कुछ दिन गुजरे तो मामा जी मुझसे कॉलेज में मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे एक नया मोबाइल दिया और कहने लगे कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने कहा, लेकिन मामा जी इसकी क्या ज़रूरत थी? वो कहने लगे कि नहीं बेटा, इसे तुम अपने पास रख लो। तुम्हारे गांव से कई बार मेरे पास फ़ोन आ चुका है, वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ तुम्हारे बिजी होने का, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ ताकि तुम अपने घर वालों से कीन अटैक्ट में बनी रहो। मैंने मामा जी को शुक्रिया कहा। मामा जी साथ ही साथ मुझे थोड़े से पैसे भी दे गए थे और बाजार से मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे। मामा जी को हमेशा मेरी परवाह रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। इस हॉस्टल में रहने की मुझे आदत हो गई थी क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला था। इस मोबाइल के जरिए मैं अपने माता पिता से बात भी करती रहती थी और मैंने इसमें व्हाट्सएप भी डाउनलोड कर लिया था, जो मेरी पढ़ाई के भी काफ़ी काम आ रहा था। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप तो ज़रूर था, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का कम ही समय मिलता था। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। कॉलेज में भी मेरी खूब प्रशंसा की जाती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। ये बात मैंने जब अपनी रूममेट से भी कही तो वो लोग भी मेरी बात पर ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, क्योंकि लगभग उनमें से 2 लड़कियों के पास तो मोबाइल था ही नहीं, जबकि ज़्यादातर लड़कियां पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थीं, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ तभी करती थी जब अपने पेरेंट्स से उन्हें बात करनी होती थी या फिर रात के समय थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया करती थी। मेरे साथ अजीब ये हो रहा था कि अगर व्हाट्सएप पर मेरे पास किसी का भी कोई मैसेज आता था तो मैं उसको सीन नहीं करती थी। कोई बहुत ज़रूरी मैसेज होता तो मैं उसे सीन कर लिया करती थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं व्हाट्सएप ज़्यादातर ऑन करती ही नहीं थी, और जब ऑन करती थी तो उस पर पहले से ही ब्लू टिक लगे हुए होते थे। कई बार मुझे ये सब कुछ एक गलत फहमी लगी, लेकिन जब मैंने ये बात नोटिस करना शुरू कर दी कि मैं व्हाट्सएप के मैसेज ओपन करके सीन ही नहीं करती, तो फिर मैसेज पहले से ही सीन कैसे होते हैं? मुझे मेरे कॉलेज की काफ़ी सारी लड़कियां मैसेज किया करती थीं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज की लड़कियों को अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, इसलिए कई लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर भी ऐड हो गए थे। हमारे रूम के बराबर में भी कई सारे रूम बने हुए थे, उसमें भी लड़कियां आपस में रूम शेयर करके रहा करती थीं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉलेज था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते थे। लड़कों का हॉस्टल अलग था जबकि लड़कियों का हॉस्टल अलग था। मोबाइल में ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मैंने जब ये बात अपनी रूममेट से शेयर की तो वो लोग कहने लगी कि तुम्हें इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों पर भला कौन ध्यान देता है। लेकिन मैं परेशान थी कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज बिना पढ़े ही सीन कैसे हो जाते हैं। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि व्हाट्सएप पर ब्लू टिक तब लगता है जब आपने व्हाट्सएप को चेक किया होता है। मेरे रूममेट्स के लिए भले ही ये बात छोटी सी थी और मामूली थी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हमारे गांव में तो शायद साइबर क्राइम के बारे में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मैं जब से शहर आई थी इन चीज़ों की मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी। ये मोबाइल भी मामा जी ने मुझे दिलवा कर दिया था, जिसको मैंने ही स्टार्ट किया था, और इसमें सिम कार्ड भी मैंने ही खरीद कर नया डाला था। कुछ दिनों बाद मैंने ये बात अपने कॉलेज में मौजूद कुछ लड़के लड़कियों से कही तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तुम किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, शायद कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि आखिर तुम्हारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है।
मुझे कुछ दिनों बाद जैसे ही टाइम मिला तो मैं फौरन इसी शहर में रहने वाली अपनी कॉलेज के एक दोस्त के साथ मोबाइल को लेकर एक्सपर्ट के पास चली गई थी। मैंने एक्सपर्ट को पूरी समस्या बता दी थी, तो उन्होंने पहले मेरा पूरा मोबाइल चेक किया और उसके बाद मुझे बताया कि तुम्हारे फ़ोन का व्हाट्सएप किसी लैपटॉप में चल रहा है, कि आपके पास कोई लैपटॉप है। उनकी बात सुनकर तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है। अब उन्हें कौन बताता कि ये मोबाइल भी मुझे मामा जी ने गिफ्ट किया था, तो मेरे पास लैपटॉप कहाँ से हो सकता है। मेरे व्हाट्सएप तो सिर्फ मोबाइल में ही चलता है। लेकिन एक्सपर्ट ने बताया कि व्हाट्सएप आईडी आपके मोबाइल में तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ किसी लैपटॉप में भी ऑन है। मैं तो उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा, तो फिर इस चीज का क्या सल्यूशन है? उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपने मोबाइल से लॉग आउट कर सकती हो। उसके बाद आपकी व्हाट्सएप आईडी सिर्फ आपके फोन में ही चलेगी और किसी के पास नहीं चलेगी। एक्सपर्ट ने मुझे सल्यूशन तो बता दिया था, लेकिन मैं परेशान इस बात से थी कि आखिर कौन है जिसने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया है और मेरा व्हाट्सएप दूसरे डिवाइस में कैसे चल रहा है। एक्सपर्ट के पास से तो मैं वापस हॉस्टल आ गई थी। मेरे पास वाले बेड पर ही एक लड़की थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बाकी लड़कियों को मैं ज्यादा नहीं जानती थी। उसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा को मैंने कई बार किसी लड़की से फोन पर बातें करते हुए देखा था। एक वही ऐसी लड़की थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो जिस तरह बार बार फोन पर बातें करती थी और मोबाइल का इस्तेमाल करती थी, उस हिसाब से इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से लगाया जा सकता था। मैं उसकी अच्छी सहेली बन गई थी, लेकिन इस बारे में उसने मुझे नहीं बताया था कि वो किसी लड़की से फोन पर बात करती है या किसी के साथ अफेयर में है। मैं तो परेशान अपने व्हाट्सएप की वजह से थी, लेकिन मैंने उसको भी परेशान देखा था। वो क्यों परेशान थी ये तो मैं नहीं जानती थी। मैंने जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई। वो छुपा गई थी। मैंने भी उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने व्हाट्सएप आईडी फोन से लॉग आउट कर दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से मेरा ध्यान बहुत ज्यादा मोबाइल पर नहीं जा रहा था। घर से भी मुझे 3-4 दिन में ही फोन आया करता था, क्योंकि मैंने किसी से भी फोन पर बात करने की रोज की आदत नहीं डाली थी। इतना तो मेरे परिवार वाले भी जानते थे कि मैं उनसे दूर यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हुई हूँ। उनको मैंने बता दिया था कि मामा जी ने मुझे नया मोबाइल लेकर दिया है, इसीलिए अब मेरे ही नंबर पर मुझे मेरे घर वाले फोन किया करते थे। अगले ही दिन जब मैं हॉस्टल के बाथरूम में नहाने के लिए गई तो वहाँ भी मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था जैसे बाथरूम में काफी दिनों से मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में किसी से बात नहीं की थी। श्रद्धा में भी कई दिनों से काफी सारे बदलाव नजर आ रहे थे। रूम की सारी लड़कियां उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती रहती थीं, मगर मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं सिर्फ अपने काम से काम ही रखती थी। हम 7 लड़कियों का एक ही वॉशरूम और एक ही जॉइंट बाथरूम था। कई दिन फिर इसी तरह से गुजर गए। मेरे हाथ में जब भी मेरा मोबाइल आता तब मुझे यही ख्याल आता कि मुझे अपनी व्हाट्सएप आईडी लॉग आउट करनी है। मैं एक दिन अपनी व्हाट्सएप आईडी लॉग आउट करने के लिए मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गई। तभी मुझे याद आया कि आखिर कौन होगा जिसने मेरी व्हाट्सएप आईडी हैक की है। मुझे इस बारे में पता जरूर निकालना होगा, ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाऊं। यहाँ तो मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। फिर मुझे बाथरूम वाला हादसा याद आया, क्योंकि जब भी मैं अपने रूम के जॉइंट बाथरूम में नहाने के लिए जाया करती थी तब वहां पर मेरी नज़र बल्ब के होल्डर पर जाती थी। बल्ब के होल्डर पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट था। बल्ब तो हमारे गांव में भी थे, हालांकि लाइट और बल्ब्स मैंने हर जगह देखे थे, मगर वो ब्लैक कलर का स्पॉट मुझे कुछ अजीब ही लगता था। न जाने कि मुझे उस पर शक होने लगा था। हर बार वो मेरी आंखों के सामने था, मगर कभी मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ये ब्लैक स्पॉट क्या चीज है। उसी समय मैं बाथरूम में गई और मैंने तुरंत ही उस बल्ब को उतारा, उस होल्डर को उतारा और उसे ध्यान से चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये कोई ब्लैक स्पॉट नहीं, बल्कि ये तो कोई हिडन कैमरा है जिसे इस होल्डर में लगाया गया है। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, भले ही गांव से रिलेटेड थी, मगर हर बात को अच्छी तरह से जानती थी। आखिर किसने ये स्पाई कैमरा यहाँ बाथरूम में लगाया था और इसका क्या मतलब बनता है? ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ना ही कोई मामूली बात थी। किसकी ये हरकत थी?
गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में इस स्पाई कैमरे का यहाँ होना मतलब कि कोई यहाँ की लड़कियों पर नजर रखे हुए था। लड़कियां तो बाथरूम में नहाने भी आती हैं और वॉशरूम भी यूज करती है। इसका मतलब ये था कि कोई हम लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहा था, हमें देख रहा था। मैं तो टेंशन में आ गई थी कि आखिर क्या करूं। इसलिए मैंने पुलिस की मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा। मैं फौरन ही बाथरूम से बाहर आई। रूम में लगभग सारी ही लड़कियां मौजूद थीं। मैंने किसी भी लड़की को कुछ नहीं बताया था। मैंने अपने बेड पर आकर खामोशी से अपना मोबाइल उठाया और 112 नंबर पर कॉल मिलाई, क्योंकि मैं ये शिकायत अगर हॉस्टल के वार्डन से करती तो पता नहीं मेरी बात की सुनवाई होती भी या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि मुझे ये गलत ठहरा दिया जाता। मुझे लगा कि पुलिस इस केस की तफ्तीश करेगी तब ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही मेरा फोन पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा तो हॉस्टल में ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। फिर उन लोगों ने वहां आकर मुझसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिर क्या बात है और क्या परेशानी है। पुलिस को देखकर हॉस्टल में मौजूद सारी लड़कियां और वहां का स्टाफ घबरा गए थे कि आकर हॉस्टल में क्या हुआ है जो पुलिस आई है और फिर पुलिस मुझसे पूछताछ क्यों कर रही है। ये सारे ही सवाल हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियां और हॉस्टल के स्टाफ के दिमाग में थे। सबसे पहले तो पुलिस ने मुझे मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन पूछी थी। मैंने पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ यूपीएसएससी की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हूँ और इस कमरे में रहती हूँ। मैंने पुलिस को इस कैमरे वाली बात के साथ साथ अपना व्हाट्सएप हैक करने वाली बात भी बता दी थी। पुलिस समझ गई थी कि बाथरूम से जिस तरह होल्डर में चिपका हुआ ये स्पाई कैमरा मिला है, इस हिसाब से तो लड़कियों की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है और बाथरूम में होने वाली एक एक एक्टिविटी इस हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस भी दंग रह गई थी कि आखिरकार ये काम हॉस्टल में आने के बाद किसने किया होगा। इन बातों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह का कोई घिनौना काम कोई मर्द ही कर सकता है जिसे औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं है और वो उनकी इज्जत के साथ हिडन कैमरा लगाकर खिलवाड़ कर रहा है। मैंने नोटिस किया था कि कमरे में मौजूद सारी ही लड़कियां पुलिस को देखकर बहुत घबरा गई थीं और जब ये बात सभी लड़कियों के सामने खुलकर आई कि हमारे कमरे में मौजूद बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है तो इस तरह हम लोगों की भी रिकॉर्डिंग इस कैमरे में जरूर हुई है। ये सुनकर सारी ही लड़कियां घबरा गई थीं, मगर सबसे ज्यादा घबराई हुई श्रद्धा थी, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें मुझे साफ नजर आ रही थीं। लेकिन वो तो एक लड़की थी, वो भला किसी गलत काम में कैसे शामिल हो सकती है। हॉस्टल के पूरे ही स्टाफ से पुलिस पूछताछ कर रही थी, यहाँ तक कि लड़कियों के हर कमरे में जाकर उनकी चेकिंग की जा रही थी। वॉशरूम, बाथरूम और एक एक कमरे को बहुत अच्छी तरह से चेक किया जा रहा था कि कहीं इस जैसा और कैमरा किसी और जगह तो नहीं लगा हुआ। हमारा कमरा भी दोबारा से पुलिस चेक कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि कमरे में भी एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। इस तरह हमारे रूम में भी पुलिस को कैमरा मिला था और बाथरूम में भी। इसका मतलब ये था कि कोई हम सब लड़कियों पर नजर रखे हुए था कि किस तरह हम रूम में रहते हैं और किस तरह बाथरूम में जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे तो व्हाट्सएप को भी हैक कर लिया गया था। पुलिस ने मेरा मोबाइल भी अपनी हिरासत में ले लिया था और अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पूरे ही कॉलेज और हॉस्टल में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ये किसकी हरकत है, क्योंकि अगर कॉलेज स्टाफ या हॉस्टल स्टाफ में से ये हरकत किसी की हुई तो कॉलेज का नाम काफी बदनाम होगा और कॉलेज के स्टाफ से भी ढेर सारे सवाल किए जाएंगे। इस रूम में हम जितनी भी लड़कियां थीं, हमारी हर चीज की डिटेल ली गई थी। हमसे मिलने कौन आता है, कौन जाता है, उसकी भी हर डिटेल हमें पुलिस को देनी थी, क्योंकि पुलिस जब अपनी तफ्तीश करने पर आती है तो बारीक से बारीक चीज पर ध्यान देती है। मैं भी बहुत परेशान हो रही थी। ये खबर मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गई थी, क्योंकि खबरों और सोशल मीडिया के जरिए ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी कि कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस खबर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी और टीवी पर भी हमारे कॉलेज की न्यूज़ दिखाई जा रही थी। काफ़ी हद तक हमारा कॉलेज बदनाम हो रहा था, लेकिन कॉलेज का स्टाफ भी यही चाहता था कि आरोपी को हिरासत में लिया जाए। आरोपी जो भी है उसे सबके सामने लाया जाए ताकि उसे सजा मिले। सारी ही लड़कियां बहुत ज्यादा घबराई हुई थीं। मामा जी हॉस्टल में मेरे पास आ गए थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि कुछ नहीं होगा,
तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये बात तुम्हें छुपानी नहीं चाहिए थी। अच्छा हुआ तुमने इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। पुलिस अब अपने तरीके से आरोपी को पकड़ लेगी और इस तरह तुम्हें नहीं बल्कि काफ़ी सारी लड़कियां बेइज्जत होने से बच जाएंगी। अब बात आती है आरोपी की, तो आरोपी कौन था? कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हैक करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे कॉलेज में ही पढ़ने वाला एक लड़का था जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और इसी शहर में रहता था। जब उस लड़के का चेहरा सब लोगों के सामने बेनकाब हुआ तो पता चला कि इस लड़के का अफेयर तो श्रद्धा के साथ चल रहा है। ये श्रद्धा का बॉयफ्रेंड था और इस लड़की के साथ साथ श्रद्धा भी मिली हुई थी। जब ये खबर हम सब लोगों को पता चली तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। श्रद्धा का बॉयफ्रेंड था ये बात तो हम लोग जानते थे, लेकिन श्रद्धा इस घटिया इंसान के साथ मिली हुई थी ये बात हम सोच भी नहीं सकते थे। हम सारी ही लड़कियां श्रद्धा को बुरा भला कहने लगे, लेकिन पुलिस ने हमें पूरी सच्चाई के बारे में बताया। पुलिस का कहना था कि अब हम इस लड़की को भी अरेस्ट करेंगे और ये लड़कियां हमें पूरी बात बताएंगे कि आखिर इसने अपने ही रूममेट्स के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों उसने कैमरा लगाया था और आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा था। श्रद्धा ने बताया कि उसका हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले राहुल नाम के इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। श्रद्धा बनारस की रहने वाली थी और यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी, जबकि ये लड़का राहुल यही का रहने वाला था। इस कॉलेज में रहते इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन ये लड़का श्रद्धा को अपने साथ एक होटल में ले गया था। इस लड़के ने वहाँ के होटल में पहले ही हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसके बारे में श्रद्धा को कुछ पता नहीं चल सका और वहाँ उसने श्रद्धा को नशीला पदार्थ देकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, यहाँ तक कि उसकी वीडियो भी बना ली। जब ये वीडियो बनाकर श्रद्धा को दी गई तो श्रद्धा दंग रह गई थी। उसने इस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया और उसने कहा कि वो राहुल की शिकायत कॉलेज के स्टाफ से करेगी और पुलिस के पास भी जाएगी, लेकिन राहुल इसकी वीडियो बना चुका था। उसने उसे ब्लैकमेल किया। अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जो कि मैंने अपने हिडन कैमरा से बनाया है। वो लड़का दिमागी तौर पर पागल था। उसे लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना, गंदी वीडियो देखना, लड़कियों पर गंदी नजर रखना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए तो उसने श्रद्धा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी कर ली। लेकिन उस दिन के बाद उसने श्रद्धा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने श्रद्धा से कहा कि वो रोम की किसी भी एक लड़की का मोबाइल नंबर उसे दे दे। मेरा मोबाइल नंबर तो श्रद्धा के पास पहले से ही था, इसलिए उसने मेरा मोबाइल नंबर राहुल को दे दिया, जिस पर राहुल ने हैकिंग लिंक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे और श्रद्धा से कहा कि वो इस हैकिंग लिंक को फॉलो करें। मैं उस समय किसी काम में बिजी थी। वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं अपने मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। मैं अपने मोबाइल रूम में खुलेआम छोड़कर कहीं भी चली जाती थी। रूम की लड़कियां गलत नहीं थीं, लेकिन मेरे मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इस बात के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रूम से बाहर किसी काम के लिए गई हुई थी। राहुल ने मेरे फोन पर हैकिंग लिंक भेजा तो फौरन श्रद्धा ने उस लिंक का इस्तेमाल किया, जिससे मेरा व्हाट्सएप राहुल ने अपने मोबाइल में हैक कर लिया था और उस दिन के बाद से ही मेरा व्हाट्सएप राहुल के मोबाइल में शो हो रहा था। उसने श्रद्धा से कहा था कि श्रद्धा चोरी चुपके वो हिडन कैमरा बाथरूम में लगा दे और एक कैमरा कमरे में लगा दे। ये दोनों कैमरे श्रद्धा ने हम लड़कियों की गैर मौजूदगी में लगाए थे। वो लड़का श्रद्धा को मजबूर करके उसे अपने काम करवाता रहता था। श्रद्धा मजबूर थी क्योंकि उसके पास उसका वीडियो था, इसीलिए वो उसका कहना मान लिया करती थी ताकि वो वीडियो डिलीट कर दे। मगर वो इंसान उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, लेकिन अब उसकी नज़र मुझ पर थी। अब वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसका अगला टारगेट मैं थी। ऊपर वाले की कृपा से मेरी आंखें जल्दी ही खुल गई थीं और मुझे इस बारे में जल्द ही पता चल गया और मैंने केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। तभी तो पुलिस ने साइबर जांच करके राहुल को पकड़ निकाला था और राहुल के साथ साथ श्रद्धा ने भी पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। इस तरह राहुल को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। उसकी वजह से पूरे कॉलेज में बदनामी हुई थी। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही थी कि अगर मैं कोई अक्षय नन नहीं उठाती तो आज मैं भी श्रद्धा की तरह
राहुल के हाथों ब्लैकमेल हो रही होती। राहुल कॉलेज की काफ़ी सारी ऐसी लड़कियों को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था। वो श्रद्धा से भी काफ़ी समय से पैसे मांग रहा था, लेकिन श्रद्धा ने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए थे। उसके पास पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो उससे ये सारे काम करवा रहा था। पैसे के लिए इंसान क्या क्या घिनौने काम कर लेता है। राहुल की वजह से पूरे कॉलेज की बदनामी हुई थी। उसे सज़ा तो मिल ही गई थी, साथ ही साथ कॉलेज में लड़कियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थीं। मैं अपने कॉलेज की एक अच्छी और समझदार लड़की साबित हुई थी, जिसकी प्रशंसा पूरा कॉलेज कर रहा था और जिसकी वजह से एक आरोपी पकड़ में आ गया था। ऐसी बहुत सारी लड़कियां थीं जो राहुल के हाथों ब्लैकमेल हो रही थीं, लेकिन किसी ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं की थी कि कोई भी लड़की आवाज़ उठा सके। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत तारीफ की थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे आगे पढ़ना था और आगे बढ़ना था, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी। मेरे बारे में सारी जानकारी जब कॉलेज के पूरे स्टाफ को हुई तो मुझे काफ़ी हद तक मदद दी गई थी और इसका सिला आज मुझे ये मिल गया कि मेरी यूपीएसएससी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। और मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान तो बहुत हुए थे। ये हादसा होने के कुछ दिनों बाद फौरन ही वो लोग शहर आ गए थे, लेकिन अब उनको डर हो गया था कि उनकी बेटी के साथ अब और कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए मेरा पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से शहर आकर रहने लगा था। सिर्फ मेरी खातिर मैंने भी अपने पापा का सपना पूरा कर दिखाया था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं एक अच्छी नौकरी से लग गई थी, लेकिन मेरी कामयाबी के बारे में आज भी इस शहर में हर कोई जानता है। मेरी मेहनत और काबिलियत से मैंने आज अपना सपना पूरा कर लिया और मैं आज 2025 में इसी शहर में रह रही हूँ। यहाँ नौकरी करती हूँ, बड़े घर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरी शिक्षा पूरी होने में मेरे कॉलेज प्रशासन का पूरा हाथ रहा है, जिसने राहुल के पकड़े जाने के बाद मेरी शिक्षा पूरी करने में आसानियां पैदा कर दी। मुझे स्कॉलरशिप दी गई और आज भी पूरा कॉलेज मेरी इज्जत करता है ऊपर वाले की कृपा से। मैं नौकरी भी अच्छी करती हूँ, अच्छा कमाती हूँ। मेरे पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है और मेरे भाइयों को भी इस बात का एहसास होता है कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मेरी छोटी बहन भी अब पढ़ाई में दिल लगाने लगी है। मैं आप सभी लड़कियों से यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उसके बारे में पुलिस को ज़रूर बताएं। पुलिस अपने तरीके से आरोपी को ढूंढ निकालेगी। खामोश रहने से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि खामोशी इख्तियार करने से आप लोग किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।